नमस्कार प्रभाकर जी। बहुत नमस्ते। दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। जी। और आज का शीर्षक नृत्यकारों के लिए खास तौर से है, कथक के नृत्यकार के लिए जी। पारंपरिक एक बहुत जानी पहचानी मशहूर ठुमरी काहे रोकत डगर प्यारे। दादरा ताल में इसका ये निबद्ध है। और इसको महाराज बिंदा दीन जी ने, जिन्होंने कथक का लक्षण गीत निरतत ढंग लिखा था। और उन्होंने ये निरतत ढंग 1918 और 1922 के समय लिखा था, जब भातखंडे जी और पलुस्कर जी ने पूरा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद शुरू कर दिया था। और इसमें महाराज बिंदादीन जी ने भी जैसे लक्षण गीत संगीत में भातखंडे जी ने खड़े करे। कथक जो कि एक ही इकलौता उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, उसके लक्षण गीत को उन्होंने निर्माण किया। और काहे रोकत डगर प्यारे। आप क्योंकि साहित्यकार हैं प्रभाकर जी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। और सहेली भाषा जो वहाँ पर जो संस्थान है उसको हेड करते हैं, उसके डायरेक्टर हैं। और मैं आमंत्रित करूंगी, हम आज की बातचीत को दो हिस्सों में बांटेंगे। आज प्रभाकर जी हमें जो काहे रोकत डगर प्यारे जो ठुमरी है, उसको एक साहित्यकार किस तरीके से पढ़ता है, और उसके उपरांत थोड़ी बहुत तुलनात्मक चीजें वो हमारे सामने रखेंगे। और दूसरे भाग में वो और भी इसका एक्सपैंड करेंगे, उसको म्यूजिक के साथ कैसे जोड़ेंगे, और उसको और भी संगीत और कविता कविता के साथ कैसे देख सकते हैं। तो मैं आग्रह करती हूँ आपका, अभिनंदन करती हूँ, और आप शुरू करिए। बहुत शुक्रिया आपका। और काफी दिनों बाद ये वार्ता संवाद हम लोगों का आगे बढ़ा है और सुखद लग रहा है। और मुझे लगता है बीच बीच में अंतराल सुखकर भी होता है। है ना? तो साहित्य और संगीत की दुनिया के हम लोग सवार हैं, उसी नाव में बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों बहुत सुंदर बातचीत हुई, हम लोगों ने नायिका भेद के बारे में बातचीत की, और फिर नगर शोभा वर्णन के तई हमने बात की, जिसमें रहीम का की जो रचनाएं हैं उनको लेकर। तो विभिन्न प्रकार की नायिकाओं के बारे में हमने चर्चा की। इस बीच आपने मुझे एक ठुमरी भेजी, और वो शानदार ठुमरी है, और मुझे लगता है विश्व में प्रसिद्ध ठुमरी है वो। और इस ठुमरी को बहुत सारे घरानों ने गाया है अपनी अपनी तरह से। और नृत्य में जिस तरह से संगीत, नृत्य और साहित्य, ये तीनों का सुमेल जिस तरह से इस ठुमरी में किया गया है। और एक खास बात की, भारतीय परंपरा में जो एक चेतना है संगीत की, उसके विकास की, उसके संदर्भ में अगर इस ठुमरी को हम पढ़ें तो थोड़ा सा आपको मैं भक्ति संगीत जो है, भक्ति काल है हमारा, जिसमें राधा को का जो महत्व है नायिका के रूप में। और आप देखें इसमें कृष्ण और राधा इस ठुमरी में आपको दिखाई देते हैं, जो पूरा इसका बुनावट है इस ठुमरी की। तो सबसे पहले तो लखनऊ के जो संगीत और नृत्य घराने के महत्वपूर्ण महाराज और रचनाकार, उससे जुड़े हुए बिंदादीन जी ने इसको लिखा है। और इसकी भाषा ब्रज भाषा है। क्योंकि ब्रज के बारे में ये कहा जाता है, थोड़ा सा उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है हमारे। क्योंकि जब हम कविता पर बातचीत करते हैं तो कई बार हम भावाद्रेक में जाते हैं, शब्दों पर बातचीत करते हैं, लेकिन वो शब्द कहाँ से आते हैं इसको नहीं जान पाते। तो मुझे लगता है हम खड़ी बोली के दौर में हैं, और इसके लेकिन साहित्य हमारा ज्यादातर जनपदी भाषाओं में है। और उस जनपदी भाषाओं में अगर आप बातचीत करें तो विद्यापति की एक राधा है जो मैथिली में बात करती हैं, और जो अवहट्ट में बात करती हैं, मैथिल कोकिल उन्हें कहा जाता है। ठीक उसके बाद वो आप देखें सूर की राधा फिर आती है मध्यकाल में। यूं कि कई नंददास की भी राधा हैं और परमानंद दास की भी हैं, लेकिन सूर की राधा सब पर भारी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक निबंध लिखा है, मैं आपके सामने वो कोट करना चाहता हूँ।
तो उन्होंने बताया कि विश्व साहित्य में राधा का चित्रण जितने कवियों ने किया है, भारतीय साहित्य में विशेष रूप से, उसमें राधा का जो चरित्र है, राधा के व्यक्तित्व की जो उदात्तता है, जहाँ नृत्य, संगीत, साहित्य, कलात्मकता का पूरा वैभव जिस तरह से दिखाई देता है, वो बहुत ऊंचाई तक राधा को पहुंचा देता है। और सूर्य ने जिस तरह से राधा को रचा है, तो सूर्य की राधा के सामने सारी राधा फीकी नजर आती है। तो ये उन्होंने लिखा, और ये नहीं कहा कि तुलना करते समय फीका आप कहें, कि एक नायिका की जो का रूप रंग है, जो हाव भाव है, जो उनके अंदर गौरव, गर्व और माननीय नायिका के रूप में जिस तरह से उन्होंने राधा को प्रस्तुत किया है, तो वो श्रीमद् भागवत से शुरू करके बाद तक का जो पूरा ताना बाना है, तो कवि सूरदास की जो राधा है वो सबसे विरल हैं। तो उनको संगीत में और नृत्य में बहुत सारी जगहों पर प्रयोग किया गया है। इस ठुमरी में अगर आप देखें, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि वो सामान्य नायिका से विरल। एक खास बात और, कि नायिकाओं के चित्रण में कई बार हम एक बंधे बंधाए खांचे में चीजों की व्याख्या करने लगते हैं। आप देखें कि यह भी एक जरूरी चीज है कि मान लीजिए स्वकीया परकीया या गणिका जैसी नायिका का जो भेद है, जिसमें तमाम सारे संदर्भों में चीजों को लेते हैं कि इनको किस में रखें, हम किस रूप में रखें, तो उसकी छाप जरूर यहाँ आपको दिखाई देगी। मसलन मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ उसको, तो उससे ज्यादा स्पष्ट होगा कि जब इसमें स्थाई और अंतरा संगीत के जो काव्य शास्त्र हैं, उसके साथ आप उसको जानती हैं, तो इससे मैं उसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, कि काहे रोकत डगर प्यारे नंदलाल मेरो। पहले मैं एक बार पूरा पढ़ता हूँ, फिर इसकी व्याख्या थोड़ी सी करते हैं, और फिर इसका विधान कहाँ तक जुड़ता है वो बताते हैं। कि काहे रोकत डगर प्यारे नंदलाल मेरो, ये स्थाई है, और अंतरा फिर है, नित ही करत झगड़ा मोह से, पनघट नाही जाने देत, देखत सब नारी मोरी, बैया क्यों गहेरे। ये पहला अंतरा है, इतना खूबसूरत है। और फिर है दूसरा, कि काहे रोकत डगर प्यारे, और विनती करूं मैं नाही वह मानत, सुनत नाही मेरी, अछीन लीनो गरे को हार, मांगो नाही दे। फिर अगला अंतरा शुरू होता है, कि बिंदा देखो ढीठ लंगर बरबस मोरी, लाज लेत दूंगी दुहाई, अब ही जात हैं नंद जी के डेरे, और काहे रोकत डगर मेरो। तो ये डगर प्यारे, तो इसमें सबसे सुंदर चीज ये है कि पहली पंक्ति से जो इसकी आभा निखरती है। आप देखें कवियों के यहाँ चुनाव जो शब्दों का, बिंदा जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से ब्रज भाषा में इसको लिखा है। मैंने जो एक बात कही आपसे, कि ब्रज भाषा में जैसे ही हम कृष्ण और राधा का नाम लेते हैं, क्योंकि कृष्ण का प्रदेश है ब्रज, मथुरा, तो बहुत सारी कविताएं अलग अलग लिखी गई होंगी, लेकिन जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो ब्रज भाषा में ही बात करते हैं। तो चाहे गद्य हो या पद्य हो, कि मतलब यहाँ तक कि हिंदी या भारतीय साहित्य में तमाम सारे कवियों आलोचकों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी कि कविता तो ब्रज में ही हो सकती है। और कृष्ण और राधा पर आप लिखेंगे तो आपकी जरूरत है कि आप किसी और भाषा में लिख दें, ब्रज में ही लिखेंगे। इसके लिए तो बड़ी लड़ाइयां हमारे आधुनिक काल के कवियों ने भी लड़ी आपस में, ब्रज भाषा बनाम खड़ी बोली का द्वंद्व चलता रहा। मैं उस ओर नहीं जाता, लेकिन इसकी खूबसूरती के बारे में बता रहे हैं। तो आप देखिए कि इसमें उसी ब्रज भाषा में लिखा है कि बड़े रचनाकार ने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सूरदास और विद्यापति की परंपरा का विकास है, वो अपनी तरह से उस विकास की धारा का एक कल्ला है जिसे फूटता है, बहुत सारे कल्ले उसके फूटते हैं, उसमें से वो निकलते हुए, तो वो हैं। तो तुलना बाइनरी के लिए नहीं की जाती, विकास कई सारी दिशाओं में होता है। तो यहाँ पर वो जो विकास नृत्य के मार्फत, चूंकि वो ठुमरी और नृत्य के बड़े रचनाकार हैं, समझ वाले हैं, तो उसके उसके संदर्भ में इन्होंने इस ठुमरी को रचा। यहाँ आप देखिए कि काहे रोकत डगर प्यारे नंदलाल मेरो, नंदलाल शब्द का प्रयोग किया है। अब आप देखें कि यहाँ पर पहला ही चित्र आपके सामने जो उभरता है, वो चित्र उभरता है नंदलाल का। कृष्ण शब्द का प्रयोग नहीं किया है उन्होंने, या सीधे नाम नहीं लिया। नंदलाल एक पर्यायवाची है कृष्ण के नाम का। तो नंद के तुम लाल हो, और नंद के लाल हो तो नंद का घराना है,
नंद का बड़ा परिवार है और संभ्रांत परिवार है, एक बहुत बड़े जानते हैं, एक जो उनका कुनबा है उसके वो मालिक हैं नंद। तो उसमें जैसे मैं इसकी तुलना करूं कि सूरदास के यहाँ जब कृष्ण और राधा पहली बार मिलते हैं तो लड़काई को प्रेम अली कहो कैसे छूटे, तो एक दूसरे से संवाद करते हैं। और संवाद में वो पूछती हैं जो है, वो कृष्ण पूछते हैं कि किसकी बेटी हो तुम तो वो कहती हैं वृषभानु की। तो वो ये इसके बाद बातचीत होती है, उसके बाद नंद के बारे में बातचीत होती है कि तुम किसके बेटे हो। तो नंद के बारे में, एक नंद को कौन नहीं जानता, उस गाय के रक्षक को कौन नहीं जानता, जो गायों, जहां बहुत सारी गायें हैं। और इसमें आपसे बताऊं, पशुपालन की संस्कृति पूरी है, वो जो संस्कृति है कि पशुपालन संस्कृति के सरता बड़े व्यक्ति हैं नंदलाल। अब तो नंद है, नंद राजा नंद, तो नंदलाल माने कृष्ण। अब यहाँ कृष्ण का जो संदर्भ आता है, तो एक पूरी कविता में आप देखिए तो एक आपको उदात्त भाव से कविता शुरू होती है। तो नायिका है राधा और कृष्ण उनको छेड़ रहे हैं। तो वो इनसे कहती है कि तुम इतने बड़े घराने के युवक हो, तुम इतने बड़े घराने के से जुड़े हुए हो, नंद के पुत्र हो, फिर भी तुम ये ओछी हरकत कर रहे हो, ये मुझे सुहा नहीं रहा है। तो उनका संबोधन ही वहीं से शुरू होता है, तुम जिसके पुत्र हो, जिस घराने से आते हो, जिस वैभवशाली घराने से आते हो, तुम ये हरकतें तुम्हें शोभा नहीं देती, क्यों छेड़ रहे हो मुझे। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर वो मुग्धा नायिका की तरह आती हैं, मानिनी नायिका की तरह हैं, वो श्रृंगार रस से कविता भरी हुई है, लेकिन श्रृंगारिकता का जो खूबसूरत रूप है राधा के यहाँ, कि राधा श्रृंगार तो राधा ने किया है, लेकिन सामान्य नायिका राधा नहीं है कि सजी धजी है कोई भी उन्हें छेड़ दे तो वो नहीं चाहती कि कोई इस तरह से उन्हें छेड़े। तो कृष्ण उनको इस तरह से छेड़ रहे हैं, तो कृष्ण से करती हैं शिकायत वो। तो आप तो देखिए यहाँ पर, मतलब वो पंक्ति। जी प्रभाकर जी, सॉरी मैं आपको जी रोकती जी, हूँ। बताएं प्लीज। माननीय नायिका आपने कहा कि वो जी राधा माननीय है, जी। इसके ऊपर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा विस्तार कीजिएगा। नहीं, मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि माननीय नायिका इस संदर्भ में भी कर सकते हैं कि एक आंशिक संदर्भ है कि ज्यादातर श्रृंगार में जो मुग्धा नायिकाओं का चित्रण आता है, कि उनको जैसे ही छेड़छाड़ की स्थिति आती है, या मान लीजिए प्रिय या प्रेमी उनको छेड़ता है, तो वहां पर दोनों का तार एक दूसरे से जुड़ता है। तो वो चाहती है, श्रृंगार ही इसीलिए किया है उसने कि कोई उसे छेड़े, ठीक है, इस तरह से एक संदर्भ जो भक्ति काल और रीत काल की कविता में भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ का संदर्भ कुछ दूसरा है, दूसरा मतलब एक पायदान थोड़ा ऊपर उसको ले जाते हैं। तो माननीय नायिका का एक संदर्भ सूरदास की कविता में भी आता है, तमाम कविताओं में आप ध्यान दीजिएगा कि सूरदास की तो राधा भी माननीय है और गोपिकाएं भी माननीय है। वो संदर्भ आपको मैंने बताया भी था कि गोकुल से मथुरा जाते हैं कृष्ण, और उसकी दूरी बहुत ज्यादा है नहीं, तो वो जाते समय उनको बताकर जाते नहीं कृष्ण। तो बताकर नहीं जाते, तो वो माननीय नायिकाएं हैं, तो कृष्ण से मिलने नहीं जाती, कृष्ण की याद तो करती हैं लेकिन मिलने नहीं जाती। वो कहती हैं कृष्ण से हम प्रेम करते हैं, ये हमारा अपना अधिकार है, लेकिन कृष्ण से मिलने हम थोड़ी ना जाएंगे इस तरह से, वाह। हम हल्के में हमें न लें आप तो आप देखिए उसमें जो सुंदर उद्धव और गोपिकाओं का जो उद्धव, संवाद है, बिल्कुल। उसमें वो चीज आती है। और उस संदर्भ को अगर आप लें तो थोड़े समय आपको संकेत करूंगा कि वहां पर गोपिकाएं मुखर हैं। मुखर मतलब कि गोपिकाएं उद्धव से बहुत बात करती, बहुत लड़ती हैं भाई, बहुत, बहस करती। जिसे कहते हैं कि थोड़ा वो बोलने वाली, बहुबाती, बिल्कुल। बहुबाती जिसे कहते हैं हम। लेकिन आप देखें कि वहां राधा कम से कम बोलती है। वहां और पर गोपियां ज्यादा, भंवर हाँ गीत में हाँ, गोपियों का लेकिन है। लेकिन उसका एक पूर्व पक्ष है कि जब कृष्ण और राधा एक दूसरे के साथ प्रेम का वो दृश्य आता है, उसमें सबसे ज्यादा मुखर राधा है। मुखरता का मतलब सबसे ज्यादा वो संवाद करती हैं कृष्ण से। लेकिन अतिशय प्रेम की अधिकता, अधिक प्रेम की जो अतिशयता है, वो राधा के यहाँ सबसे ज्यादा है। इसीलिए जैसे ही कृष्ण का वियोग होता है,
तो गोपिकाएं तो बोल बोल के अपना विरेचन करती रहती, वो लड़ ली वो उद्धव से, बहुत सारी बातें उद्धव को उन्होंने सुनाया। लेकिन आप देखें कि सूर की, मतलब सूर से हम लेते हैं कि सूर की पूरी कविता में राधा वियोग के क्षण में सबसे कम बोलती है। तो वो वियोग के क्षण में कम बोलने का, जैसे एक दो आशय उसमें आता है कि हरि श्रम जल अंतर तन भीजे ता लालच न धुआवत सारी। ये प्रेम का एक अतिशय रूप है। इस व्याख्या कर इसकी दीजिए। व्याख्या ये है कि प्रेम के उस प्रसंग में जिसमें जिस वस्त्र को, साड़ी को पहनकर उन्होंने कृष्ण के साथ प्रेम का रास रचाया था, तो कृष्ण की महक उस साड़ी में इस तरह से समाई हुई है कि उस साड़ी को उतारना नहीं चाहती है। तो ये अतिशय प्रेम का, उदात्तता का एकदम चरम रूप है, आप समझ सकते हैं। तो वो, और वो चूंकि अपनी बातें किसी से कह नहीं सकती, उनके अंतर मन में वो चीज है। तो ये जिसे कहते हैं ना कि अंदर अंदर वो रस भरा, वो गूढ़, जिसे कहते हैं गहराई से भरा हुआ है। लेकिन गोपिकाओं से ज्यादा गहरे प्रेम करती हैं वो कृष्ण से, और वो अपनी बातें इस तरह से कहना नहीं चाहती। एक संदर्भ ये, तो ये प्रेम का दोनों संदर्भ की, जो अतिशय प्रेम की मुखरता है, वियोग में अतिशय अतिशय मौन में बदल जाता है। वाह। तो ये संदर्भ दोनों संदर्भ में आता है इस तरह से। तो आप इसको देखें कि उसमें, इसलिए सूर की राधा का जो एकदम उदात्त रूप है, यहाँ इस तरह से आता है। यहाँ इस कविता में आप पढ़ें, इस कविता में एक खूबसूरत सी छेड़छाड़ है, चूंकि नृत्य के मार्फत ये कविता आप व्याख्यायित कर सकते हैं। तो इसमें है कि नित ही करत झगड़ा हम ही से, और पनघट ना ही जाने दे। आदत ये है कि वह रोज हमसे झगड़ा करता है। अब रोज झगड़ा करने का मतलब ये कि रोज बात करने के बहाने खोजता है, रोज वो हमसे मिलना चाहता है, रोज कुछ किसी न किसी बात से बातचीत करने की कोशिश होकर, प्रेम और मनुहार की बातचीत है। अब लेकिन यहाँ आप ध्यान दीजिए कि अगली जो पंक्ति है कि देखत सब नारी मोरी बैया क्यों गहेरे। तो वो राधा ये कहती हैं कि अब राधा का एक नया चित्रण इस यहाँ कविता में आता है कि राधा को लोक लाज की बड़ी डर है। अब लोक लाज की डर है, इसलिए वो कहती है कि प्रेम तो एकांत चाहता है, और एकांतता माने मूल्य, एकांतता का मूल्य, मतलब यहाँ मुक्ति भी है, लेकिन एक खूबसूरत भारतीय चेतना जिसे कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि इस चेतना को मैं इस तरह से लूं कि यहाँ नैतिकता वाली चेतना का संदर्भ ज्यादा नहीं जोड़ना चाहिए, प्रेम की एक खूबसूरत चेतना जोड़नी चाहिए, कि जैसे प्रेम ऐसा हो जो बहुत बहुत खूबसूरत हो, बहुत मर्यादित भी हो, लेकिन मर्यादा का मतलब ये नहीं कि ओढ़ी हुई मर्यादा, उसमें एक मर्यादा होती है जिसमें बहुत सारे उपदेश दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ राधा ये कह रही हैं कि ये प्रेम का स्थल नहीं है कि जहां आप सरेआम प्रेम करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता, क्योंकि मेरे कुल कुल के लोग, मेरे आसपास के लोग मुझे देख रहे हैं, और पर उसमें आप तो हाँ, नंद लाल हैं। आप नंदलाल हैं और मैं भी वृषभानु कुमारी हूँ। तो आप मुझे इस तरह से छेड़ रहे हैं, और तो मुझे देखिए, अच्छा मतलब प्रेम प्रसंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे यह सुहा नहीं रहा है। इसीलिए वो पंक्ति में देखिए लिखा है ना कवि ने कि पनघट एक तो नहीं जाने दे रहे हैं, कि माने नित्य जो पानी भरने की क्रिया वो करती हैं वो नहीं जाने दे, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं वो लगातार। दूसरे, देखत सब नारी मोरी, मोरी माने मेरे साथ वाली मेरी सहेलियां, मेरे परिवार के सदस्य, और जो स्त्रियां हैं उसमें सीनियर, मतलब उसमें आप देखिए कि जाहिर सी बात है बुजुर्ग महिलाएं भी होंगी, उसमें उनके साथ वाली महिलाएं भी होंगी, सब तरह से। तो उनको देख कर वो कहती हैं कि क्यों मेरी बैया गहे, मतलब मेरी बाह आप इस तरह से क्यों पकड़ते, शिकायत वो उनसे करती। ये संदर्भ इस कविता को ज्यादा बड़ा बनाता है। इसके साथ इसको जोड़कर देखें तो इसको बहुत सारे इशारों के साथ आप देखें तो इसमें, जिसे आप कह रही थी, तो मुझे लगता है कि ये बनती हुई जो दुनिया है नई भारतीय चेतना की, मूल्यों की, एक सामंती चेतना भी आपको दिखाई देगी, खूबसूरत सामंती चेतना। खूबसूरत सामंती चेतना का मतलब ये है, फ्यूडलिज्म का, भारतीय सामंतवाद का एक चेहरा आपको ऐसे भी दिखाई देता है जहां मूल्यों को बहुत महत्व दिया जाता है, जहां मर्यादा को बहुत महत्व दिया जाता है, जहां प्रेम के बारे में बातचीत की जाती है। और इसी संदर्भ को हमारे यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल मर्यादावाद के साथ जोड़ते हैं।
इसीलिए उनको सूर की राधा बहुत पसंद आती। उन्हें जायसी की नायिका बहुत पसंद आती, उन्हें तुलसी बहुत पसंद आते हैं, तुलसी की सीता बहुत पसंद आती। वो ये कहते हैं कि प्रेम का ये सारे संदर्भ, भारतीय संदर्भ में जिसे शास्त्र कहते हैं, मर्यादा कहते हैं, उन सारे परंपराओं के बीच में, लेकिन राधा के मामले में ये जब बात आती है तो राधा एक कदम और आगे बढ़ जाती है। एक कदम इस तरह से कि प्रेम से वो इनकार नहीं करती, लेकिन वो इस तरह से सामान्य प्रेम को स्वीकार नहीं करने वाली नायिका है। वो बहुत उदात्त और बहुत गहराई से प्रेम के इन सारे संबंधों को लेकर आगे बढ़ना चाहती हैं। तो ये संदर्भ इस कविता में आता है। ये एक व्याख्या का एक संदर्भ कवियों के साथ जोड़े तो ये बनता है। ठीक। प्रभाकर एक जी, जी, मैं मेरा पूरी बात, मैंने मुझे लगता है एक पक्ष तो ये है जी जोड़ने का। जी, मैं इससे सहमत हूँ। हाँ, और नहीं नहीं, मैं मुझे मैं एक बात कह लूं, फिर आप टिप्पणी करेंगे तो और बेहतर। क्योंकि ये इसमें जो ये वाक्य है कि देखत सब नारी मूरी, ये आप ध्यान रखिएगा कि इस पंक्ति को लिखने का आशय ही कवि ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सब मेरी साथ वाली नायिक, जो मेरी नारी हैं, मेरी सगे संबंधी स्त्रियां हैं, वो सब देख रही हैं, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये एक संदर्भ इस कविता को थोड़ा अलग की तरफ ले जाता है। आप देखें कि बैया क्यों गहेरे, माने ऐसे में मेरी बाह क्यों पकड़ रहे हैं आप, है ना। एक संदर्भ ये आता है, लेकिन मुझे लगता है कि कविता सिर्फ यही नहीं रुकती। आप ध्यान रखिएगा, कविता में जो चीजें लिखी रहती हैं उससे ज्यादा उसमें छिपे अर्थों की तरफ हमें जाना चाहिए। ये एक आशय जब व्याख्या की हम करते हैं, तो अब दूसरा पक्ष जैसे लें तो उससे ज्यादा चीजें स्पष्ट होती हैं। नीचे की पंक्ति में आए, मैं एक बार इसकी पूरी व्याख्या कर लूं तब टिप्पणी करेंगे तो हम लोग ज्यादा बेहतर बात कर पाएंगे। एक बार एक सरसरी तौर पर मैं एक की व्याख्या कर लूं कि विनती करूं मैं नाही वह मानत। अब ध्यान रखिएगा कि वह विनय करती है नायक से, कृष्ण नायक से। विनय क्यों करना पड़ रहा है उन्हें? उन्हें विनय इसलिए करना पड़ रहा है कि बार बार कहने के बावजूद वह उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो विनय विनय का संदर्भ यहाँ एक आदर्श स्थिति की बात की जा रही है। विनय किससे किया जाता है? जिसको बहुत आदर दिया जाता है। आप ध्यान रखिए, वो झगड़ा भी कर सकती हैं, तो झगड़ा तो कर रही हैं लेकिन वो विनय कर रही हैं, उनसे विनम्र निवेदन कर रही हैं ध्यान रखिएगा, ये विनम्र निवेदन कर रही हैं कि, और ये है कि कृष्ण की तरफ से कृष्ण निवेदन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कृष्ण प्रेम में जो स्वच्छंदतावाद है उसकी तरफ बढ़े हुए हैं। कृष्ण का जो एक पक्ष है, वो जो रोमांटिसिज्म का पक्ष है, स्वच्छंदतावाद जिसे हम कहते हैं, तो उसमें है जहां वो किसी भी तरह के प्रेम के लिए किसी भी तरह के बंधन को स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ पर एक भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व करने वाली स्त्री की तरह राधा आती है, तो राधा प्रेम के उस प्रारूप में नहीं उसको स्वीकार करती। ये आप यहाँ देख सकती हैं पूरे संदर्भ में, ये इसको बड़ी बनाती है कविता को। तो इसीलिए वो कहते हैं, विनती करूं मैं नाही वह मानत, सुनत नाही मेरी, मेरी कोई बात वो सुन नहीं रहा है, और छीन लीनो गरे को हार, मांगो नाही देर। अब देखिए यहाँ एक पायदान और ऊपर कि कृष्ण है कि कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुंचे हुए हैं। कृष्ण किसी प्रकार के बंधन को स्वीकार नहीं करना चाहते। प्रेम प्रेम यहाँ दो पक्ष हैं। कृष्ण की जो एक्टिविटीज है, जो क्रियाएं हैं, वो कहती हैं कि मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं, मुझे आसपास से भी कुछ लेना देना नहीं है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूँ। इस तरह से तुम मुझसे प्रेम का जो वार्तालाप उसे आगे बढ़ाओ। राधा है कि राधा कहती है सिर्फ प्रेम ही, तुम ही नहीं हो, आसपास के पूरे वातावरण के साथ वो प्रेम की दशा को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि इसीलिए कि आगे एक पायदान और बढ़ते हैं कि उनके गले का हार वो छीन लेते हैं। आप अभी पहले में हाथ पकड़ा उन्होंने, दूसरे पायदान पे गले का हार उन्होंने छीन लिया। तो गले का हार छीन लिया तो उन्हें और एक स्थिति जब आगे बढ़ती है तो कविता में, कि गले का हार छीन लेने के बाद वो मांगती हैं उस हार को। आप कविता में मांगो ना ही देत, मांग रही हैं लेकिन वो दे नहीं रही। वो आप देखें कि ये प्रेम का जो हाव भाव है वो कविता में दृश्यों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से,
तमाम सारे संदर्भों के माध्यम से आता है। आप उसको देख चुकी हैं, आप कर चुकी हैं इस चीज को। लेकिन आगे के बारे में कविता में कि बिंदा देखो ढीठ लंगर बरबस मोरी लाज लेत, इस पंक्ति से कविता खुलती है। ये जो लाज है, ये किसका लाज है? दुनियावी आसपास के परिवेश का, लोक का। लोक लाज शब्द आप जानती हैं कि लोक में स्त्री को बहुत कुछ देखना पड़ता है। स्त्री को सिर्फ प्रेम करना है, लेकिन प्रेम का एक प्रारूप कैसे वो प्रेजेंट करे इस तरह से। इसलिए लाज ले, कि हार नहीं लिया है कृष्ण ने, मेरी लाज ले ली है। मुझे इस तरह से ये जो भाव है प्रेम का, उसके बारे में वो बातचीत करती हैं। और फिर ढीठ शब्द इस्तेमाल किया, ढीठ लंगर। ढीठ का मतलब ये है कि आप देखिए कि वो कृष्ण के बारे में, ये यहाँ नायक के बारे में जो कविता कह रही है, जिसमें राधा के तई कवि कह रहा है कि कृष्ण यहाँ पर बहुत ढीठ, आप जानते हैं शब्द का इस्तेमाल जिस तरह से किया जाता है। ढीठ का मतलब जो बात माने ही ना, अपने पे ही अड़ा रहे, तो उसके लिए कोई तर्क काम नहीं करता। तो यहाँ कृष्ण तो तर्क के परे यहाँ नायक के रूप में आ रहे हैं। तो ये बरबस मोरी लाज ले, और अंत में वो राधा के बहाने कवि शिकायत करती है राधा किससे? कवि से, कि आप देखिए बिंदा देखो शब्द इस्तेमाल किया गया है। बिंदा माने कवि, कवि से माने राधा कह रही है कि देखो कवि, मेरी बात कृष्ण सुन नहीं रहे हैं, ढिठाई कर रहे हैं मेरे साथ। ठीक है। और ये संदर्भ आता, दूंगी दुहाई अब ही जात है नंद जी के डेरे। अब अंत में जो कविता में आता है कि मेरी बात ये तो सुन नहीं रहे, क्योंकि नंद के लाल हैं तो मुझे नंद के यहाँ ही जाना पड़ेगा और नंद से शिकायत मुझे करनी पड़ेगी। ये एक इस कविता का समाजशास्त्री थोड़ा अध्ययन आप करें तो परिवार, परिवार के सामाजिक मूल्य, मर्यादाएं, नैतिकताएं और प्रेम, उसके बीच से ये कविता इस तरह से चलती है भारतीय संदर्भों के साथ। तो वो नंदलाल की पिता की बात तो जरूर सुनेंगे, और पिता से डरते हैं, और लोगों से भले न डरे, पिता से तो डरते हैं। तो मैं शिकायत तो करूंगी, पिता से करूंगी। तो इसलिए ये बात आती है। एक देखिए, ये कविता का एक सीधा अर्थ यहाँ निकलता है, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ इतना ही अर्थ इस कविता का नहीं है जो मैं समझता हूँ। मैं अपने संदर्भ में अगर इस कविता की व्याख्या करूं एक कवि के रूप, एक साहित्य के विद्यार्थी के तौर पर, तो ये कविता जो जिसमें ब्रज भाषा की तमाम सारी कविताएं हैं, उन कविताओं का एक विकास आपको इस कविता में दिखाई देता है। और वो दिखाई ये देता है कि राधा और कृष्ण का जो प्रेम का प्रारूप है, कृष्ण बचपन से ही स्वच्छंद स्वभाव के हैं, जो चित्र उनका आता है। लेकिन राधा, मैंने बताया है कि माननीय नायिका के रूप में है, मुग्धा भी है लेकिन माननीय नायिका के रूप में है, गौरव से भरी हुई नायिका के रूप में है। और गोपियों की तरह वह अलग, मतलब उस तरह की नायिका नहीं है जो हर बात पे लड़ जाए। वो बहुत संभ्रांतता के साथ कविता में यहाँ उपस्थित होती है। तो संभ्रांतता के साथ उपस्थित होती है, लेकिन प्रेम का एक पुट इस कविता में आप खोज सकती हैं। प्रेम का पुट ये खोज सकती हैं कि प्रेम की जो अद्भुत क्रियाएं हैं, जो अंतर मन में राधा के भी चल रही हैं। राधा व्यक्त करते समय मर्यादा और नैतिकता के आवरण में उसको उड़ा देती हैं, ये बात अलग है। लेकिन राधा और कृष्ण का वो जो अंतर मन का प्रेम है, क्योंकि राधा थोड़ा स्पेस तो कृष्ण को देती हैं, नहीं तो कृष्ण की हिम्मत नहीं राधा को ऐसे छेड़ पाए वो। तो ये जो संदर्भ है, तो दुनिया को भी दिखाना है कि मैं वैसी नायिका नहीं हूं, मैं तो एक माननीय नायिका हूँ। लेकिन अंतर मन का जो प्रेमी हृदय है, जो कृष्ण को चाहता है, वो उन्हें स्पेस तो थोड़ा देता है। ये इस कविता के आशय में आता है। इसलिए आंखों के माध्यम से जब एक आप देखिए कि जैसे मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक कविता की व्याख्या जब हम करते हैं कि भरे भवन में करत है नयनन ही सो बात, ये कविता है बिहारी की।
राधा और कृष्ण का संदर्भ आता है कि राधा और कृष्ण सामने एक दूसरे के बैठे हुए हैं, और वहां चूंकि पूरी सभा बैठी हुई है, तो सभा बैठी हुई तो वहां जाहिर सी बात है कि उस सभा में खुलकर वो बातें कर नहीं सकते। तो खुलकर नहीं कर सकते तो नायक और नायिका एक दूसरे की आंखों की भाषा समझते हैं। तो आंखों की भाषा से वो तमाम सारे संवेगों के माध्यम से एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, और वो संवाद लोगों को बचा के कर रहे हैं। तो वो जो संदर्भ आता है वो कविता को बहुत खूबसूरत बनाता है। वहां पर वो कोई हल्कापन उस कविता में नहीं आता है कि भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। भरे हुए भवन में नैनों के माध्यम से वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब यहाँ नैतिकता का पूरे संदर्भ बहुत सारे, जैसे आप देखिए कि मैं थोड़ा विषयांतर हो रहा है लेकिन बड़ी खूबसूरत बात है कि राम की शक्ति पूजा कविता में पढ़ाता हूँ अपने यहाँ, निराला की कविता। आप जानती हैं कि वो कविता निराला ने लिखी 1936 में, और वो रामचरितमानस और कृतिवासी रामायण से प्रभावित है। रामचरितमानस में सीता राम को जब देखते हैं तो एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, लेकिन साथ में गुरु हैं तो जाहिर सी बात है तो राम बहुत ज्यादा वहां हाव भाव व्यक्त नहीं करते। यहाँ 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं, प्रकृति के मार्फत उसको प्रस्तुत करते हैं। वहां आता है कि भय विलोचन चारु व चंचल, ये वाक्य आता है। यहाँ पर राम और निराला के जो राम हैं सीता को जब देखते हैं स्मृति चित्र में, जब विषम परिस्थिति में रहते हैं तो स्मृतियों के माध्यम से वो सीता को याद करते हैं और सीता के प्रेम को याद करते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ राधा भी कृष्ण के इन सारे हाव भाव के बारे में बातचीत होती है। तो जब शादी उनकी हो जाती है, मतलब शादी कर रहे हैं, जब रुक्मिणी के साथ रहते हैं तो बार बार राधा के प्रेम को याद करते हैं। उससे उनके जीवन में तरंग आता है। तो यहाँ पर उसमें विषम परिस्थिति में याद करते हैं कौन, राम सीता को पहली बार जब देखा, और पहली बार जब देखा था तो क्या क्या जीवन में घटित हुआ था उसको इतना सुंदर पिरोया है उस कविता में कि ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्छी, देखते हुए निष्पलक याद आया भुवन विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतरान मिलन, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तरुमलय वलय। और ये उस कविता में आता है कि चारों तरफ का पूरा वातावरण ऐसा लगता है जैसे गवाही दे रहे हैं। कोहिनूर फिल्म का वो गाना भी आपको याद आएगा कि जिसमें 2 सितारों का जमीन पर है मिलन आज की रात। तो वो संदर्भों के साथ आप पढ़ें तो बहुत सारी कविताएं एक साथ याद आती हैं। यहाँ मैं इस चीज को कहता हूं कि यहाँ दोनों संदर्भ, एक बाह्य संदर्भ में कविता में नैतिकता और मर्यादा की बात खूब है, लेकिन आंतरिक संवेदों में प्रेम की एक खूबसूरत मनुहार आपस में चलती हुई दिखाई देती, एक लड़ी चलती हुई दिखाई देती, कि वो एक बाह में कि वो उनके बाह पकड़ ले रहे हैं, उनको पानी नहीं भरने दे रहे हैं। वो सबसे कहती है कि देख लीजिए आप लोग कि कितने शरारती हैं ये और मेरी स्थिति भी देख लीजिए कि मैं इनके इस स्थिति में शामिल नहीं हूँ, लेकिन अंतर मन से वो शामिल हैं। आप ये भी एक संदर्भ आप कविता में निकाल सकती हैं। और बाद में वो फिर शिकायत करती हैं कि नंद से शिकायत मैं करूंगी और नंद को भी बता दूंगी कि मैं तुम्हारे पुत्र कृष्ण की तरह स्वच्छंद नहीं हूँ, मेरे मुझ में बहुत लोक लाज है। तो एक तो ये जिसे आप ध्यान रखिएगा कि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें फूट रही हैं कि कविता में जब कवि इन सारी चीजों को लिखता है तो वो कुछ आरोपित भी करता है इन चीजों को। बिंदा महाराज जब इस कविता को लिख रहे हैं, जिस कविता के द्वारा एक नायिका को गढ़ रहे हैं, फिर हम जी तो प्रभाकर जी, मेरे 2-3 प्रश्न ये हैं। जी अम, गीत गोविंद में जो शुरुआत है उसमें जी भी नंद कहते हैं कि राधा आप कृष्ण को ले जाइए, जी रास्ता आप दिखाइए। जी मैं ये छोटी छोटी टिप्पणियां मैं छोड़ रही हूँ। जी एंड
आपका रिस्पॉन्स कि इस काहे रोकत डगर प्यारे। जी जी डगर मतलब एक डगर जो उन्होंने चुनी है, वो दोनों के का जो संवाद है कि हमारा प्रेम की का जो रास्ता है, जो स्पेस है, डगर जो स्पेस है, उसमें हम लोगों का एक प्राइवेट वो है। अब आते हैं पनघट पे। ये नदी बार बार आती है एक लकीर की तरह, जी क्योंकि नदी के पार स्वाधीनता है, नदी जी के इस पार सारा समाज है। जी और क्या राधा को वो बार बार ये उकसाते नहीं हैं कि आप ये जो सामाजिक चीजें हैं जो आप में एक फेमिनिज्म के उसमें कृष्ण हीरो हैं या वो खुद डगर हैं? जी कृष्ण क्या हीरो खुद हैं या वो खुद डगर हैं? और वो एक चैलेंज कर रहे हैं इस छेड़छाड़ से कि नदी पार करके उधर तो आओ, जी अपने आप को फ्री करो। जी और राधा की चॉइस है कि वो समाज में रहकर भी एक परकीय नायिका बनकर ही रहना चाहती हैं। जी। तो ये दो तीन हैं। और तो अगर इसको वो पहले पहले इसका उत्तर थोड़ा सा दे लूं तो अगले जी प्रश्न को जी लेते हैं। जी जी देखिए इसमें चूंकि बातचीत आधी रह गई थी वो, तो उसको पूरा कर लेते हैं, थोड़ा सा फिर उत्तर भी आ जाएगा। मैंने आपसे बताया कि ये कविता चूंकि बिंदा जी ने इसको लिखी और जिस तरह से राधा को प्रस्तुत किया उन्होंने, तो इसमें जाहिर सी बात है राधा के मार्फत वो एक स्त्री चेतना को भी गढ़ रहे हैं। ठीक है। अब गढ़ने की इस प्रवृत्ति में मैंने आपसे नाम लिया कि हमारे यहाँ जैसे एक नैतिकता और मर्यादा का जो मसला आता है, कि प्रेम के बारे में बातचीत करते हुए जिसे एक भारतीय स्त्रीवाद कहते हैं और एक है पश्चिम का स्त्रीवाद। तो पश्चिम के मतलब ये सिर्फ समझने के लिए इसको पढ़ा जाए, जरूरी नहीं आरोपित करें हम इसको, लेकिन एक खास बात ये है कि स्त्रीवादी नजरिए से अगर इस कविता का पाठ करें तो स्त्रीवादी नजरिए से ये है कि भारतीय स्त्री पुरुष को अपने समान रखना चाहती है, वो पुरुष से मनुष्य की तरह प्रस्तुत होना चाहती है। वो चाहती है कि कोई जो प्रेमी उसका है वो उससे मनुष्य की तरह पेश आए और उसके साथ रहे, और आधी आबादी की तरह वह भी है तो आधा जी मतलब आधे में वो आधे में वो उससे चाहती है कि उसके साथ चले, वह साथ चलने का मतलब उसके सुख दुख का भागीदार बने, उसके उसके प्रेम का भागीदार वो बने, तमाम सारी चीजें, लेकिन उसकी एक संवेदना भी समझे वो। क्योंकि भारत की स्त्री पुरुष की तरह तो नहीं, पुरुष की तरह सोच सकती है, लेकिन रहने के लिए उसे बहुत सारे बाड़े को तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने के लिए क्या है, एकाएक कोई चीज नहीं टूट सकती, कल्पना में तो तोड़ सकते हैं आप उसको, लेकिन यथार्थ छवियों में उसके लिए एक सामंजस्य बनाना पड़ता है। और ये जो सामंजस्य है, वो जो स्त्रीवाद का जो रूप है वो राधा में यहाँ दिखाई दे रहा है। ये बात सही है कि अगर हम इसे थोड़ा फेमिनिज्म के आधुनिक दायरे से बात करेंगे तो यहाँ वह नारी जिसमें श्रृंखला की कड़ियां तोड़ने की बात करती हैं महादेवी वर्मा, जी कहते हैं कि जो श्रृंखलाएं हैं उसे बिना तोड़े प्रेम नहीं किया जा सकता, जीवन में आगे बढ़ा नहीं जा सकता। तो एक तो वो संदर्भ है। दूसरी तरफ आप देखें हमारे हिंदी में जैसे उस दौर में आधुनिक काल में मैथिली शरणगुप्त की नायिकाएं हैं, वो मर्यादा और नैतिकता की, यशोधरा और सब। और लेकिन छायावाद की नायिकाएं आती हैं तो सारे बाड़ों को तोड़ देती हैं वो। हम्म, और आगे आप फेमिनिज्म में आइए तो और भी ज्यादा वो सारी चीजें टूट जाती हैं। लेकिन इस कविता की खूबसूरती ये है कि इसमें एक एक पक्ष बनता है कृष्ण का, कि कृष्ण एक स्वच्छंद प्रेमी की तरह फ्री करने के लिए बात करते हैं राधा को, कि तुम एक स्वतंत्र नारी की तरह अपनी छवि का निर्माण क्यों नहीं करती, तुम उस तरह से अपने को क्यों नहीं प्रस्तुत करती, और इससे खींचते भी हैं वो बकायदा। और लेकिन जो राधा है तो राधा का ये कहना है कि मुझे प्रेम भी करना है और दुनियावी चीजों को भी देखना है,
वो दोनों चीजें साथ चलनी चाहिए। और ये फेमिनिज्म का एक खूबसूरत पक्ष है। जैसे हमारे यहाँ अनामिका से लेकर तमाम सारे बड़े, अनामिका का नाम मैं बार बार लेता हूँ, उनको भारतीय स्त्रीवाद बहुत पसंद है। उनका ये कहना है कि भारतीय स्त्रीवाद आपको स्वतंत्रताएं देता है, लेकिन इन स्वतंत्रताओं के बीच में वो आपको ये कहता है कि आपका एक परिवार है, एक समाज है, एक आपका परिवेश है। उन सबके बीच में स्वतंत्रताओं को लेकर आपको चलना है। स्वतंत्रता का मतलब उन सबको छोड़ देना नहीं है। जैसे आप एक माँ भी हैं, आप एक बहन भी हैं, आप कहीं परिवार के तमाम इकाइयों के साथ चलते हुए आपका विकास हुआ है। तो आप स्वतंत्र चेता तो बने, लेकिन उन रिश्तों के ताने बाने को बुनते हुए, उसको विकसित करते हुए बने, जहां जो आपके साथ चलने वाला है उसको थोड़ा रोक के उससे बताएं कि तुम हमारी इमोशन को समझो। लेकिन भारतीय स्त्रीवाद का वो चेहरा यह भी कहता है कि जो इस इमोशन को नहीं समझ रहा है, उसको छोड़ देने में ही भलाई है। ये भी एक जरूरी तत्व है। माने चाहे वो साथी हो, प्रेमी हो, या भाई हो, या पिता हो, कोई भी अगर वो इमोशन का ख्याल नहीं रख रहा है, तो परिवार किनारे हो जाए, परिवार का फिर कोई मूल्य नहीं है। तो ये स्त्रीवाद का एक कॉन्सेप्ट है कि ये खूबसूरत बात कि अगर कोई इमोशन का ख्याल रख रहा है तो उसके साथ हम उस चीज को ले सकते हैं। तो यहाँ एक पक्ष इस कविता में ये है कि थोड़ा द्वंद्व है कविता में, आप देखें प्रेम। इट्स अ कॉम्प्लेक्स, हाँ, बहुत तो वो एक काफी। तरफ कृष्ण अपनी तरफ खींच रहे हैं। हम्म। कृष्ण, अब हम इसकी व्याख्या करें तो कृष्ण एक नए मॉडर्न नायक की तरह, जो पहले भी मॉडर्निटी के सबसे खूबसूरत नायक कृष्ण है, जो किसी भी तार को स्वीकार नहीं करते। आप जानते प्रेम में स्वच्छंदता की छवि कृष्ण से ज्यादा, इसलिए प्रेम कृष्ण का आइकॉन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। कि वो प्रेम में बातचीत जब करते हैं, जो प्रेम का रास उनका है, तो वहां बहुत स्वच्छंदताएं हैं। लेकिन जी। यहाँ जो छवि का चित्रण कवि कर रहा है, तो बहुत सारे संदर्भों में उन सारी बातों को रख रहा है वो, कि प्रेम करना तो है, लेकिन प्रेम के दायरे भी बनाने जरूरी हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जो डगर है, जी काहे रूपत डगर, अब ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि रास्ता दिखाना, जी राधा कोशिश कर रही हैं कृष्ण को रास्ता दिखाने के लिए, वो फ्रेम को दिखाने के लिए, जी वो दायरे को दिखाने के लिए। जी जी पर मतलब वो दायरा दिखा रही हैं, जी काहे रोकत डगर, जी और वो कह रहे हैं कि डगर पे को छोड़ो, जी रास्ते को छोड़ो। जी तो मेरा ये कहने का, जो विनय जो शब्द आता है, विनती करत, जी वो वो क्या एक ऐसा शब्द है जहां पर वो कोशिश कर रही हैं उस नेक्स्ट लेवल को ले जाने की? विनती में जो एक विनम्रता का जो भाव है, और वो, कि डगर पे आ जाओ, जी जो आप बार बार जो डगर के बाहर हम लोगों को ले जाना चाहते हैं, मुझे ले जाना चाहते हैं, डगर पे आ जाओ। और क्योंकि वो माननीय हैं, तो एक डिग्निटी है, जी एक डिग्निटी है, और विनती करूं उसमें, मतलब प्लीज कम। जी जी तो वो एक स्वाभिमानता भी दिखाती है। और जी जो लास्ट में वो कहते हैं कि नंद जी के डेरे, वो एक तरीके से एक, मतलब वो घर में जाना, हाँ, वो परिवार की तरफ खींचना। खींचना। आप जैसे इसको इस तरह से एक व्याख्या इसकी कर सकते हैं, जो भारतीय नवजागरण की चेतना है, हिंदी नवजागरण की चेतना, उसी से उपजी हुई ये कविता भी है, कि जिसमें जैसे स्त्री स्वतंत्रता की जो बात की जाती है उसमें, जिसके बारे में बंगाल में भी आप बात करें कि भारतीय नवजागरण का द्वार है बंगाल, तो वहां पर एक निबंध है लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, घरे बाहरे का द्वंद्व। हम्म। उस निबंध को आप पढ़ें।
उस निबंध में ये लिखा है उन्होंने कि स्त्री स्वतंत्र तो होना चाहती है, स्त्री को स्वतंत्र तो रखना चाहता है ये पुरुष समाज, लेकिन ये चाहता है कि वो परिवार के बीच में ही स्वतंत्र रहे, परिवार के बाहर जाके स्वतंत्र ना रहे। परिवार मतलब एक चौहद्दी, ये क्या तो क्या बिंदादीन महाराज। मैं उसी को व्यक्त करना चाहता हूँ कि बिंदा महाराज भी उसी नवजागरण की अंतर विरोधग्रस्त चेतना के कवि हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहां से वो जिसे स्त्री की स्वतंत्रता की बात तो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं चौहद्दी लांग कर आगे न बढ़े वो स्त्री, उसी में वो स्वतंत्र रहे। तो वाह। जैसे हमारे यहाँ भारतीय नवजागरण में जो स्त्री चेतना का जो संदर्भ आता है, और वो न तब न अब, आप देखें कि ये कहा जाता है कि स्त्री को स्वतंत्रता के उतने मायने नहीं दिए जा सकते, उसे आधुनिक तो हो, लेकिन परिवार और समाज के बीच उसे आधुनिकता उसके बीच आनी चाहिए। तो इसी जो घर और बाहर का द्वंद्व है उतना बंगाल में भी है, वही भारतीय समाज की हिंदी प्रदेश में भी है। और रामायण में लक्ष्मण रेखा उससे वो ज्यादा, तो वो तो अतिशय है, अतिशय, मतलब उससे ज्यादा क्या है वो ना। अतिशय अतिशय है वो। तो इसमें ये है कि इसी चीज को जहां जहां कवियों ने तोड़ने का प्रयास किया है, जिन नायिकाओं ने, कवि अपनी तरह से तोड़ने का प्रयास किया, तो एक स्वतंत्र चेतना के साथ वो आप देखें कि वहां पर नायिका का व्यक्तित्व निखरता हुआ सा नजर आता है। क्योंकि जब वो छीनते हैं गले का हार, जी जी वो मुझे लगता है बहुत, क्योंकि अ, वो वो एक ऐसा एक है, वहां पर उनने उनका हाथ पकड़ लिया जी कि मैं नहीं दूंगी। जी अ, मुझे ये लगता है कि जो राधा की उम्र भी बड़ी है, जी राधा की गहराई है, जी और वो जो रोकते हैं उनके हाथ को, जी। वो भी एक रास्ता दिखाना है। और एक खास बात ये भी है कि इसमें ये कि स्त्री ही पुरुष को रास्ता दिखाती जी। है। ये एक भाव भी कविता में है, आप पढ़ें तो तो वो नाम लेती हैं सबका, बात करती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि मेरी बात तुम सुनो क्योंकि मैं सही रास्ते पर तुम्हें लाना चाहती यही तो केशव दास की जो स्वाधीन पत्रिका है, हूँ। कि सारा जो विजडम है हम्म। उनके केश में है। वो जी बाल डोलत, वो जो है जो केशव दास के उसमें जी जी। जो नायिका है स्वाधीन पत्रिका, हाँ उसमें वो कहते हैं जैसे गंगा के जो उनके जो बाल हैं उसको पकड़ करके वो डोल रहे हैं, जी क्योंकि उनकी सारी विद्या जो है वो वहां से निकल रही है। जी जी। तो ये बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। मुझे लगता है एक चीज ये है कि इस पूरी कविता को एक द्वंद्वात्मक नजरिए से हमें देखना चाहिए कि एक एक पक्ष का दूसरा प्रतिपक्ष किस तरह से, और दोनों का द्वंद्व कैसे चल रहा है, कि कृष्ण अपनी तरफ राधा को खींचना चाहते हैं और राधा कृष्ण को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। तो इस खिंचाव के बीच में कहीं प्रेम है जो खींच रहा है। उसकी आंखों में, उनके नजर में, उनके मन में, उन संवेगों में। तो ये असल में जिसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व है जो एक दूसरे को खींच भी रहा है। एक पारंपरिक छवि है जो परंपरा के साथ चल रही है, तमाम सारी चीजों को साथ लेके चलना चाहती हैं राधा, और कृष्ण हैं कि कहते हैं कि कितना लेके चलोगी, कब तक चलोगी, नहीं चल पाएंगे इसके साथ, छोड़ो वाह। इन सबको, इनको छोड़ो। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, कैसे छोड़ दें इन नातों को, इन रिश्तों को, इन आपसदारियों को जिन्होंने हमें निर्मित किया वाह। है ना। तो इनको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, और इनको पुरुष तो छोड़ सकता है लेकिन एक स्त्री मन नहीं छोड़ पाता। ये भी एक खास बात है, स्त्री होने का जो भाव है, उदात्त बड़ा भाव, इसमें ऐसा नहीं कि ये साजिशन कहा जाता है, ये स्वाभाविक रूप से नेचर के साथ। इसीलिए आप देखिए कि प्रदूषण, इस समय इको फेमिनिज्म एक विमर्श चल रहा है कि स्त्री का दोहन जिस तरह से होता है वैसे ही पृथ्वी का दोहन हो रहा है। पृथ्वी धीरे धीरे किस तरह से दूषित होती जा रही है, तो पृथ्वी का जो दंश है वो स्त्री का दंश है, और स्त्री ने सदैव बचाने का काम किया है, सहने का, देने का, और सब एक
समरस बनाने का काम किया है। अब पुरुष का जो मन है, पुरुष जो मानस है, वो सिर्फ दोहन करने वाला मानस रहा है, उपभोक्तावादी नजरिए से। तो इसीलिए इको फेमिनिज्म का संदर्भ भी आता है। तो बहुत मतलब सुंदर। आप बहुत सारे संदर्भों के जी साथ देखा समझा जा प्रभाकर जी, आज की हम मुलाकात यहाँ पर विराम देते हैं, सकता है। पर मैं ये जरूर आपसे गुजारिश करूंगी, जो इसका भाग 2 है, जी, इसका रेजोल्यूशन कैसे आएगा? मतलब अ, इसको रूपायित करते समय कला में जब इसको ले आएंगे, जी कविता जब संगीत में बदलती जी है, नृत्य जी में आती है, तो उसके भाव कैसे प्रकट होते हैं। जी। तो इसको अगली, और मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत सारे दायरों से, बहुत सारे विमर्श के कोणों से कतरा कतरा ही सही कुछ कुछ बातें तो की आपसे बहुत की है, बहुत की है। ना। तो जी ये देखिए, कविता में या किसी भी चीज में जो संवाद धर्मिता है, उसके सेट्स, ये कोई एक्यूरेसी नहीं है कि इस नपने से हम नापे कि इतना हमने सही कहा, इतना गलत कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके तार, उसके सिरे बिल्कुल। बहुत सारे फूटते हैं। तो जी उन फूटते हुए सिरों में जो चीजें हम ला सकते हैं, वो हमने लाने की कोशिश की। बहुत बहुत। ये इस तरह से, और उसमें मैंने बताया कि वो जब तक आप उस मानस को नहीं समझेंगे, परंपरा को नहीं समझेंगे, उस परिवेश को नहीं समझेंगे, तब तक उस मन को नहीं समझ सकते जो मन इस रचना को रचता है। वाह। जिसे कहते हैं रचनाकार का मानस। बिल्कुल। और रचनाकार का मानस तो अपने समय में ही निर्मित होता है, वाह। के साथ वो निर्मित होता है, उसके परिवेश से निर्मित होता है। तो उससे वो राधा को भी निर्मित करते हैं, और ये सारी चीजें आती। तो ये संदर्भ, मॉडर्निटी ट्रेडिशन का द्वंद्व इस कविता में बड़ी खूबसूरती से उभरा है ना। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद। भाग 1 का काहे रोकत डगर प्यारे, और मैं आमंत्रित करूंगी और लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जी, हमारी जो बातचीत, कथक का अभिनय, और उसको किस गहराई से हमने। और ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे और साथियों से कि ये एक पक्ष है हमारा। जी। हम ये ऐसा नहीं कहना चाहते कि हम बहुत बड़े व्याख्याकार हैं, नहीं नहीं या नहीं। हम एक पक्ष रख रहे हैं कि कविता को इस सिरों से, या जो लिखी गई चीजें हैं उसको इन सिरों से हम देख परख सकते हैं। जी तो आप भी उसमें जोड़कर चीजों को देख सकते हैं कि हाँ, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है। और बहुत संवाद का ये सबसे खूबसूरत पक्ष होता है ना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार, और मिलते फिर हैं। मिलते हैं अगली बार। जी, नमस्ते।